और इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मनोज जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, और हर्ष वी पंत, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। हर्ष, इस समय जो स्थिति है श्रीलंका में, राजनीतिक उठापटक के बीच मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है आम लोगों पे, लेकिन इस समय वहां पर जो सियासी परेशानियां हैं उसका भी कोई समाधान दिखता नहीं। जैसे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनको लेकर ही इतना असमंजस है या इतना गुस्सा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो भी इस्तीफा दें। तो रानिल विक्रमसिंघे को भी हटने की बात हो रही है। हालांकि संवैधानिक तौर पे वो उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना जो है वो सही है। तो ऑपोजिशन लोग सब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये स्थिति कम से कम पॉलिटिकली कुछ स्टेबल हो पाएगी क्या, इन टर्म्स ऑफ जो कार्यवाहक सरकार वहां बन सकती है? धन्यवाद नगमा। इसमें हम आर्थिक जो समस्या है जिससे श्रीलंका जूझ रहा है उसकी हम बहुत काफी समय से बात कर रहे हैं और उसके समाधान निकालने की बात की जा रही है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी समस्या श्रीलंका के सामने आज है वो राजनीतिक है कि एक जो राजनीतिक वैक्यूम है श्रीलंका में, और जिस तरह से लोगों का गुस्सा जो पिछले 6 महीने से राजपक्षे की सरकार ने, गोटाबाया की सरकार ने कुछ किया नहीं, समस्या बनी की बनी रही और बढ़ गई, तो उसका जो खामियाजा है वो आज विक्रमसिंघे को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि विक्रमसिंघे के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज लोगों के नजर में। तो इसलिए उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना, हालांकि वो टेक्निकली ठीक हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी भूल है, और उस भूल को सुधारने के लिए लोग और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और लेकिन जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो भी दिखता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जो सबसे बड़ी पार्टी थी पार्लियामेंट में, जो राजपक्षे की पार्टी थी, उन्होंने विक्रमसिंघे का नाम ही सजेस्ट किया था, लेकिन दूसरी तरफ आज प्रेमदासा साहब का नाम विपक्षी दलों की तरफ से आ रहा है। तो जो समस्या है वो राजनीतिक है कि जब तक राजनीतिक ये जो धड़ है, ये घटक दल हैं, ये सब मिलकर जो सर्वदलीय सरकार की बात की जा रही है उसको बनाएंगे नहीं और लोगों के साथ एक संवाद नहीं कायम करेंगे, तब तक ये अराजकता जो हम देख रहे हैं जाने वाली नहीं है, क्योंकि लोग एक वैक्यूम की स्थिति में से गुजर रहे हैं। लीडरलेस एक देश है, वो फील कर रहे हैं कि उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी समस्या को समझने वाला नहीं है, और जो विपक्षी दल हो या जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी भूमिका में कोई बहुत अच्छी तरह से निभाई नहीं है इस घटनाक्रम में। तो ये जो समस्या है ये अपने आप में राजनीतिक समस्या आज ज्यादा बनती नजर आ रही है। जी, कई जगहों से हमने देखा है कि इमरजेंसी हटाई भी गई है, लेकिन कुछ जगहों पे हालात फिर भी, सड़कों पे जैसे देखें तो वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं, वहां पे टैंक घूम रहे हैं, और इस बीच जिस बात पे लोग अड़े थे या जो ऑपोजिशन की मांग रही और जो वादा था कि इस्तीफा भेजेंगे अपना या इस्तीफा देंगे गोटाबाया राजपक्षे, पर गोटाबाया यहाँ पे किसी तरह से भाग निकले और उसके बाद वो पहुंच गए मालदीव, वहां के रास्ते सिंगापुर। अब खबर है कि वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, पर इस्तीफे का कहीं नामो निशान नहीं है। मनोज जोशी, देखिए, यही जैसे हर्ष ने कहा कि जो वहां समस्या है वो राजनीतिक है, और श्रीलंका की राजनीति कई दशकों से जो है ये एक किस्म की इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है। वहां कई बार जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन हुआ है, कभी प्राइम मिनिस्टर की हाथ पावर आती है, कभी प्रेसिडेंट के पावर आती है, तो ये जो है अभी तक वहां स्थिरता नहीं आई है। और अब जो है एक राजनीतिक भूकंप जो वहां उभरा है। मैं समझता हूं कि गोटाबाया परिवार जो है, ये राजपक्षे परिवार जो है, वो अभी भी सोचता है कि किसी चाल से, किसी तरीके से दोबारा जो है वहां पे हावी हो जाए। आप कह रहे हैं कि उनको अभी भी उम्मीद है कि किसी तरह से वो रानिल विक्रमसिंघे को बनाए रखे और फिर वापस ये सत्ता पे काबिज हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देखिए, जी बोलिए। देखिए, इस समय हालत देखिए, उन्होंने कहा था कि हम अपना इस्तीफा देंगे, अभी तक इस्तीफा नहीं आया है, और आज जो है उन्हीं के राजनीतिक सहयोगी ये रानिल विक्रमसिंघे वो अब फासिज्म की बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसमें फैसिस्ट मिले हुए हैं। तो ये तो एक नया मोड़ है। ये हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ एक किस्म की अराजकता है, मतलब एक एनार्की किस्म की है, क्योंकि वहां कोई क्लियर कट लीडरशिप नजर नहीं आ रही है जो भी
जिन लोगों ने ये विद्रोह किया है, ये भूकंप, राजनीतिक भूकंप जो है जिसको अंजाम दिया है, वहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, वो लीडरलेस है। ये और भी खतरनाक चीज है जी। तो अब उसको कैसे काबू में लाया जाए? पर अगर हाँ ठीक है, पर अगर ये सोचते हैं राजपक्ष परिवार समझता है कि किसी भी हालत से वापस वहां पे तो ये ऐसा आप सॉरी आपके कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है आपकी। खींचेगा ये जो पोलिटिकल क्राइसिस है और लंबा खींचेगा। जी मनोज, आपके पास मैं वापस आऊंगी, आवाज कट रही है आपकी। हर्ष, अगर जैसा मनोज जोशी कह रहे हैं कि शायद उम्मीद है राजपक्षे परिवार को कि वो वापस सत्ता पे लौटेंगे, लेकिन अभी क्या उनके इस्तीफे का कोई मतलब रह जाता है? वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, उनका इस्तीफा आना यहाँ पर जरूरी है इसके लिए कि आगे की पॉलिटिकल प्रोसेस बढ़े, या उसके बिना अब आगे की कार्रवाई हो सकती है और कुछ जैसे ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और कोई और चुनाव दूसरे नेता का हो सकता है, और ये जो अराजकता है जिसको फासिस्ट करार दे रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे, पर कौन है ये जनता है एक मोटे तौर पे, लेकिन इनको जाहिर है कि ऑपोजिशन का समर्थन है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का भी समर्थन है, और इस बड़ा सवाल ये है कि इस समय बातचीत या संवादहीनता जो है, तो संवाद हो तो किससे हो, किससे बातचीत होगी, निगोसिएशंस किसके साथ हो सकती हैं? देखिए, नेगोशिएशंस तो मुझे लगता है पहले जो राजनीतिक दल हैं उनको अपने आपस में नेगोशिएट कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सर्वदलीय सरकार की, अगर हम बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा आर्थिक संकट है देश के सामने, अभी हमने सुना प्रेमदासा साहब को, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 5 साल लग जाएंगे ठीक होने में। तो जो, और उसमें आप IMF के पास जाएंगे, IMF, हमको पता है IMF किस तरह के रिफॉर्म्स डिमांड करता है, तो लोगों के ऊपर जो परेशानियां हैं वो कम नहीं होने वाली है। अगर हम ये सोचें कि कल नई सरकार आ जाएगी और बहुत जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको पता है कि जो रिफॉर्म्स आएंगे वो बड़े कष्टदायक होंगे, लोगों को बड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। जो जिस तरह के एक्सपेंडिचर कट्स IMF डिमांड करता है, फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन हो, उसके बाद एक्सपेंडिचर का रैशनलाइजेशन हो, उन सबका अगर आप असेसमेंट करेंगे तो हमको पता है कि किस तरह से उसकी जो भरपाई है वो आम लोगों को करनी पड़ेगी। तो कहीं पर जो सारे घटक दल हैं, सारे राजनीतिक दल हैं, उनको इस बात एक तरह से स्पष्टीकरण लोगों को देना चाहिए। और ये प्रेमदासा का जो इंटरव्यू आपने किया था अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस तरह के कॉन्वर्सेशंस लोगों के साथ नहीं होंगे, आप ये बात ठीक है कि वो एक तरह से वो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए और मिल गए और एक इस लीडरलेस प्रोटेस्ट बन गया, लेकिन प्रोटेस्ट में भी वो ये जेन्युइन प्रोटेस्ट इसलिए है कि पिछले कई महीनों से लोग परेशान थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे। पॉलिटिकल क्लास ने बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ली श्रीलंका में, बिल्कुल जिम्मेदाराना तरीके से इसको नहीं निभाया, और IMF से बात करने में इतनी देरी करी। उसके बाद विक्रमसिंघे इतने 2-3 महीनों से प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या लोगों से बात करने की कोशिश करी? मुझे कहीं पर ऐसा कोई एविडेंस तो मिलता नहीं कि कोई एक मोटे तौर पर राजनीतिक प्रक्रिया चालू करी हो, लोगों के साथ संवाद चालू किया हो। तो कहीं पर जो लोग अलग थलग पड़ गए, उसका नतीजा हमने सड़कों पर देखा। तो अब अगर विक्रमसिंघे ये समझते हैं कि एक तो ऑलरेडी वो गोटाबाया के पक्षधर समझे जाते हैं और वो अपनी गद्दी से हिल नहीं रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि जब तक सर्वदलीय सरकार नहीं बनेगी या किसी और किस्म की सरकार नहीं बनेगी, मैं नहीं जाऊंगा। अपनी जगह वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये संवाद जब तक लोगों तक नहीं होगा और ये टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट बनकर रह जाएगा, तब तक मुझे लगता है लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं, और इसीलिए ये समस्या और बढ़ती रहेगी। जी, और लोगों के सर पे इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, आम जरूरत की चीजें वहां पर नहीं मिल रही हैं, और जैसा तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हालात कल ठीक हो जाएंगे, अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि आर्थिक स्थिरता भी वहां पर अभी आने वाली नहीं है। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ा दोस्त मुल्क रहा श्रीलंका का, और ये जो सरकार रही जिसको कि चीन के बहुत करीबी माना जाता रहा, राजपक्से को, हर्ष, वो कहाँ इस समय है? क्योंकि कई बिलियन वहां पर निवेश है चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत, हम जानते हैं, पर चीन इस पूरे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें और अभी पॉलिटिकल क्राइसिस में कहाँ नजर आ रहा है? चीन कहीं नहीं नजर आ रहा है, और चीन ने बड़ी शातिरता के साथ पिछले कुछ महीनों से जो एक बैक स्टेज रोल इस पूरे क्राइसिस में ले रखा है,
उसका पूरा जो उसमें जो पूरा उनका संबंध था, उनका जो पूरा आर्ग्यूमेंट था चीन का, वो यही रहा कि हम राजपक्षा के साथ अपनी जो निकटता है उसको न दिखाएं, क्योंकि ये सारा जो लोगों का गुस्सा है जो राजपक्षा के खिलाफ, वो चीन समझ गया कि वो गुस्सा बड़ी जल्दी से उनकी तरफ जा सकता है। तो चीन ने खामोशी जिस तरह से अख्तियार करी, लेकिन एक बहुत गैर जिम्मेदाराना भी अप्रोच रहा कि जब शुरू में श्रीलंका इनके पास गया था, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, तब बिल्कुल साफ तौर पर चीन ने इनकार कर दिया था। बाद में जब चीन को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान वहां पर हावी होता जा रहा है और हिंदुस्तान बहुत की जो एड डिप्लोमेसी है वो काम कर रही है, तब चीन ने आगे बढ़ने की शिरकत करी, तब चीन आगे आया और तब चीन ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटीज नहीं दी। तो मुझे लगता है चीन का जो रवैया रहा है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर और श्रीलंका के क्राइसिस को लेकर, ये न सिर्फ श्रीलंका के लिए बल्कि और देशों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि किस तरह से आप अगर इस तरह की चंगुल में फंस जाते हैं चीन के, तो कैसे आप निकले और कहां से आप ये कोशिश करें कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहें। जी, धन्यवाद आपका हर्ष। और मनोज, आपके साथ संपर्क हमारा कटा, ज़्यादातर आवाज़ भी साफ नहीं आ रही थी, पर इस समय इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए, इस समय हमारे साथ श्रीलंका की स्थिति पर चर्चा करने के लिए।